मित्रों नमस्कार। चाणक्य ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार आपके साथ इंटरेक्शन करने में या आपके लिए सामग्री निर्माण करने में मुझे बड़ी आनंदानुभूति होती है। तो पहले जो मैंने कारक प्रकरण पे 3 वीडियो बनाए थे, काफ़ी लोगों ने उनको देखा सुना और जब उन्होंने मेरे से बातचीत की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कई सारे ऐसे सुझाव भी आए, उनको मैं निश्चित रूप से फॉलो करने का प्रयास करूँगा। अब ये जो मैं संधि प्रकरण का पहला वीडियो बना रहा हूँ, उसमें संधि की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में बात करूँगा, जो कि कक्षा 10, 12 जो रीट परीक्षा में संस्कृत एक भाषा के रूप में चयन कर रहे हैं उनके लिए, संस्कृत द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, सबके लिए उपयोगी है। हाँ, एक बात तो मैं रीट परीक्षार्थियों को कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में रीट टारगेट ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। यदि आप हमारे साथ जुड़कर हमारे 10 दिन पर होने वाले टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं या फिर अन्य सामग्री को यथासमय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे रीट टारगेट ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपन शुरू करेंगे संधि के बारे में चर्चा। संधि है क्या, उसकी शब्द रचना क्या है? संधि शब्द में सम उपसर्ग है। सबसे पहली बात है, संधि शब्द में सम उपसर्ग है, धा धातु है। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय है। ध्यान रखना, संधि शब्द की जब भी रचना पूछी जाए तो सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, ऐसा प्रश्न पहले प्रथम श्रेणी में आ चुका है संधि शब्द के बारे में। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय। अब अपन इसकी परिभाषा के बारे में देखें तो वर्ण संधानम संधि ही, वर्ण संधानम संधि ही, वर्णों का जो मेल है संधान है। संधान अर्थात मेल, संधान अर्थात मेल। 2 वर्णों का जो मेल है, संधान है, वो ही संधि है। ये एक सामान्य परिभाषा है, वर्ण संधानम संधि। पाणिनि ने एक अलग परिभाषा दी है, परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता, यानी 2 वर्णों में अत्यंत सन्निकटता, बहुत ज़्यादा निकट आ जाए, ऐसी स्थिति में उसको संहिता कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? संहिता। संहिता अर्थात संधि। नीचे देखिए, मैंने इसका एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। 2 शब्द हैं, सुधि और उपास्य। सुधि में जो अंतिम वर्ण है, सुधि, धी में अंतिम वर्ण क्या है? ई। और इधर उपास्य में जो प्रथम वर्ण है, उ। ई और उ ये इतने नज़दीक हैं, बहुत अधिक नज़दीक हैं, इनके बीच में कोई बाधा नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको अत्यंत निकटता कहेंगे और संहिता संज्ञा देंगे। और ऐसी संहिता संज्ञा में इनमें जो विकार उत्पन्न होता है, इनके मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है, संधि प्रक्रिया के बाद जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को अपन संधि कहेंगे। फटाफट देख लो भाई, वर्ण संधानम संधि, परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। संहिता का अर्थ क्या है? अत्यंत निकटता। और संधान का अर्थ क्या है? मेलनम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संधि भेदाः, संधि के भेद। संधि के भेद साहब 3 हैं। 3 भेद हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माहेश्वर सूत्र, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उसमें अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार का तात्पर्य यह है कि ऐसे शुरू होकर च तक, ऐसे शुरू होकर च तक सारे के सारे जो वर्ण हैं वो स्वर हैं, वो स्वर हैं। तो स्वर को अच भी कहते हैं, स्वर की अच संज्ञा भी है। तो अच कौन कौन से हैं? देखो,
ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। आज कौन कौन से हुए? ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ध्यान रखना जी, दोबारा से ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये सारे के सारे वर्ण हैं, सारे के सारे स्वर हैं, वो माहेश्वर सूत्र में ए से लेके च तक अर्थात अच प्रत्याहार में शामिल हैं। इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। जैसे स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, वैसे ही व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि है से लेके ल तक सारे के सारे व्यंजन हैं। है से लेके ल तक सारे के सारे व्यंजन हैं। कहाँ? माहेश्वर सूत्र में, है ना। देखिए एक बार, ए, ई, उ, ण, ए, ई, उ, ण। तो इसमें क्या होगा कि जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होके उसको हटा देते हैं, अपन लोप कर देते हैं उसका। तो प्रथम सूत्र में ए, ई, उ बच गया, ए, ई, उ, ण, री, लिक, री, ली, क। तो इसमें क है वो हट गया, री, ली बच गया। तो ए, ई, उ, री, ली, फिर एओंग, फिर ए और ओ अपन ने ले लिया और अंग की इत संज्ञा से उसका लोप हो गया, उसको हटा दिया। फिर ऐवोच, ऐ और औ, ये तो हमने ले लिया और च को हटा दिया। तो इस प्रकार से ए से लेके च, ऐवोच, च अंतिम आ गया। तो ए से शुरू किया था, च तक आए, और प्रत्येक सूत्र में अंतिम जो वर्ण है उसको हटाते जाइए, उसको हटाते जाइए। बाकी बचे हुए जितने भी वर्ण हैं वो उस प्रत्याहार में समाहित वर्ण हैं। जैसे ए से लेके च तक चले तो ऐसी स्थिति में अच प्रत्याहार में समाहित वर्ण है, ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। फिर इसके आगे अपन चलेंगे तो है, य, व, र, ट, लण, यमं, गण, नम, जबय, गड, ध, स, जब, गड, द, स, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, कपय, सर, हल। ऐसा है। तो है से लेके ल तक, है से लेके ल तक जितने वर्ण हैं वो सारे के सारे हल हैं, और देखिए आप वो सारे के सारे व्यंजन भी हैं, है ना। तो जो हल वर्ण हैं, हल प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे व्यंजन हैं। इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? हल संधि भी कहते हैं। देख लीजिए। और दूसरी स्थिति ये भी है कि इसमें कहीं ये वैज्ञानिक क्रम से भी हैं। पहले है, व, र आ गया, फिर ल आ गया, बाद में देखो सभी पंचमाक्षर हैं, फिर चतुर्थाक्षर हैं, फिर वर्ग के तृतीयाक्षर हैं, फिर द्वितीयाक्षर, प्रथमाक्षर और फिर श सब व्यवस्थित हैं। और इनकी जो व्यवस्था है वो अपन जब आगे संधि पढ़ेंगे उस समय हमें ये लगेगा कि हमें चमत्कार दिखाई देगा कि वास्तव में इनको कितने बढ़िया ढंग से वैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। चलिए, अभी तो अपन केवल संधि भेद देख रहे हैं। तो स्वर संधि जिसको अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसको हल संधि भी कहते हैं, जहाँ स्वर और स्वर में संधि हो रही हो वो स्वर संधि है, यानी ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, इनके निकट आने पर जो संधि हो रही है, इनके आपस में निकट आने पर जो संधि हो रही है वो स्वर संधि है। और व्यंजन हय, व, र, ल, यमं, गण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ये जो व्यंजन हैं इनके आपस में, एक दूसरे के आपस में निकट आने पर जो संधि होती है वो व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के कारण से जो मेलन होता है, जो संधान होता है या जो परिवर्तन होता है उसको अपन विसर्ग संधि कह लेंगे। तो फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी है, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी है। स्वर संधि में दो स्वरों के
अत्यंत निकट आने पे जो परिवर्तन होता है, जो मेलन होता है, वो स्वर संधि या संधि कहलाता है। वैसे ही दो व्यंजनों के अत्यंत निकट आने पर जो परिवर्तन होता है या मेलन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है, और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। और विसर्ग के कारण से जो मेलन होता है या परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। ये जो तीनों संधियां हैं इनके अलग अलग प्रकार हैं, उनको अपन समझेंगे तो अगले वीडियो में, परंतु इनके जो अलग अलग प्रकार हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं। स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो है यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि। टोटल कितने हुए गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रकार हैं। एक बार आंख बंद करके सातों प्रकारों को गिन के देखो। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि। अच्छा, एक बात आपको ध्यान दिला दूं, ये जो संधियों के नाम है ना, ये संधि के द्वारा होने वाले परिवर्तन पे ही आधारित है। जैसे यण संधि है ना, कहीं यण प्रत्याहार, जहाँ संधि होकर यण प्रत्याहार के वर्णों में परिवर्तन हो रहा हो, यानी ये वरल ऐसा बन रहा हो, है ना, वो यण संधि हुई। और अयादि में भी अय, आय, अव, आव आदि होते हैं, इसलिए अय आदि, अय आदि, यानी 4 परिवर्तन हो रहे हैं ना, अय, आय, अव, आव, ये 4 परिवर्तन होते हैं, इसलिए उसको अयादि संधि कह दिया। तो कुल मिला के बात यही है कि संधि के बाद जो परिणाम स्वरूप परिवर्तन हो रहा है उसी के आधार पे संधियों के नाम भी रखे हुए हैं। चलिए ठीक है, अपन इनके नाम एक बार तैयार कर लेते हैं। स्वर संधि या अच संधि के प्रकार 7 अपन ने भी गिने थे, यण, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घ, पररूप, पूर्वरूप। यण, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घ, पररूप, पूर्वरूप। फिर व्यंजन संधि के प्रकार, व्यंजन संधि के कितने प्रकार हैं एक बार गिन लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6। तो अपन देखते हैं, सचुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार और परस्वरण। दोहरान करें, सचुत्व संधि, षटुत्व संधि, जसत्व संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार संधि, परस्वरण संधि। विसर्ग, जहाँ विसर्ग का स हो जाता है सत्व संधि, जहाँ विसर्ग का उ हो जाता है उत्व संधि, और जहाँ विसर्ग का रू हो जाता है रुत्व संधि, और जहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है वो विसर्ग लोप ही है। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि के 4 प्रकार हो गए। अपन जब संधि करेंगे या संधि विग्रह करना सीखेंगे, ऐसी स्थिति में तो अपन सूत्रों के आधार पे चलेंगे, तो अपने को कहीं सरलता होगी और अपन सरलता से संधि को बड़े सुंदर ढंग से समझ पाएंगे, है ना। परंतु फिर एक बार एकदम ध्यान केंद्रित करके दोहरान कर लीजिए। स्वर संधि के प्रकार, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि। व्यंजन संधि के प्रकार, सचुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार संधि, परस्वरण संधि। और विसर्ग संधि के प्रकार, सत्व संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि और विसर्ग संधि। अब मैं फटाफट पूछ रहा हूँ भाई, देखना मत स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन की तरफ कोई नहीं देखेगा। ष्टुत्व संधि कौन सी मुख्य संधि का भेद है, चलो देख लेना आप। पररूप संधि कौन सी संधि का मुख्य भेद है, कौन सी मुख्य संधि का भेद है। गुण संधि कौन सी मुख्य संधि का भेद है। उत्व संधि कौन सी मुख्य संधि का भेद है। चलिए आप सही सही उत्तर दे रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो आज अपन ने संधि के जो 3 मुख्य भेद हैं उनके अलग अलग भाग करके प्रकारों को भी समझा। सबसे पहले अपन ने 3 मुख्य संधियों को समझा, उसके बाद तीनों संधियों के अलग अलग प्रकारों को समझा। स्वर संधि के प्रकारों को समझा, व्यंजन संधि के प्रकारों को समझा और विसर्ग संधि के प्रकारों को समझा। तो आपने वीडियो को बहुत बढ़िया से देखा, है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
अब अगला जो वीडियो होगा वो अपना पूरा स्वर संधि पे होगा, और स्वर संधि को 2 भागों में मैं विभक्त करके पढ़ाऊँगा, क्योंकि यदि स्वर संधि पे पूरा एक लंबा वीडियो बना दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सामग्री है वो कुछ समझ में नहीं आएगी। अपन अक्सर कहा करते हैं बोलो सिर के ऊपर की जाए, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपन इसको 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे, स्वर संधि को, और फिर व्यंजन संधि को भी 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे और विसर्ग संधि को 1 टुकड़े में पढ़ेंगे, है ना। तो कल जो वीडियो में जारी करूँगा वो स्वर संधि के बारे में होगा। अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जो चैनल है चाणक्य ऑनलाइन एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि वो प्रत्येक विद्यार्थी के पास या प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षार्थी के पास पहुंच पाए और वो इस सामग्री का लाभ ले पाए। यदि आप रीट प्रतियोगिता परीक्षा 2020 में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमने आपके लिए एक छोटा सा सुंदर सा प्रयास किया है रीट टारगेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का। तो रीट टारगेट व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा है। आप उसको क्लिक करके रीट टारगेट ग्रुप में शामिल हो जाएं, जिससे कि आपको टेस्ट पेपर या फिर जो हमारे वीडियोज़ हैं या अन्य कोई ऐसी सामग्री है वो आपको मिल पाए और आप सबको इंटरेक्शन करने का भी एक मंच मिल जाए। परंतु वहाँ मेरा एक निवेदन और रहेगा कि आप केवल रीट के सिलेबस के बारे में वहाँ आपस में इंटरेक्शन कर पाएंगे, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य कोई सामग्री नहीं डालेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। और अगला वीडियो स्वर संधि जब तक आपको प्राप्त होता है तब तक विश्राम। धन्यवाद।